चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है और जैसे कि एबीपी न्यूज लगातार एक जन जागरण अभियान चला रहा था, कोविड प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए चुनाव तारीखों का ऐलान हो, वही बात चुनाव आयोग ने की है। 15 जनवरी तक चुनाव प्रचार के हर कार्यक्रम पर रोक लगेगी, यानी ना रैली होंगी, ना रोड शो होंगे, ना पद यात्रा होंगी। किसी भी तरह के भीड़ वाले आयोजन को 15 जनवरी तक के लिए रोक लगा दी है। अगर कहीं भी कोविड के नियमों का उल्लंघन होते पाया गया किसी भी पार्टी के लिए, किसी भी पार्टी के द्वारा, तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की जो धारा है उसके तहत स्थानीय इलेक्शन कमिश्नर उस पर कार्रवाई करेगा। आज के इलेक्शन शेड्यूल से जो अनाउंस हुआ है उसके लिए चुनाव आयोग बधाई का पात्र है। नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग कोरोना से अपने आप को बचा के रख रहे होंगे। मास्क पहन के रखिएगा। मैं अकेला हूँ इस कमरे में, इसलिए मास्क को हटाने की हिमाकत कर रहा हूँ। इस वीडियो को रिकॉर्ड करते टाइम कोई नहीं मेरे आसपास। पहली बात, चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है और जैसे कि एबीपी न्यूज़ लगातार एक जन जागरण अभियान चला रहा था कि किसी भी कीमत पर कोविड प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए चुनाव तारीखों का ऐलान हो, वही बात चुनाव आयोग ने की है। इस पूरी चर्चा के दौरान, इस पूरे वीडियो के दौरान आप वो तमाम चीज़ें मुझसे सुनने वाले हैं जो खास बातें रहीं। लेकिन शुरुआत करना चाहूँगा शेड्यूल से। इलेक्शन का शेड्यूल क्या है? पहली लाइन में चुनाव आयोग को बधाई दूंगा, जिस तरीके का प्लान उन्होंने बनाया, शेड्यूल उन्होंने बनाया। बधाई की क्या वजह है आप समझ सकते हैं, सुन सकते हैं इस वीडियो में आगे। 7 चरणों में कुल चुनाव हो रहा है। 10 फरवरी से शुरू होकर 10 मार्च तक। 10 फरवरी को पहला चरण है, 7 मार्च को आखिरी चरण है और 10 मार्च को नतीजे आएंगे। इसके बीच में इन 5 राज्यों में चुनाव है। यूपी, जहां पे 403 विधानसभा सीटें हैं, वहां पे 7 चरणों में मतदान है। मैं तारीख यूपी की आपको बता देता हूं। पहला चरण 10 फरवरी, दूसरा 14 फरवरी, तीसरा 20 फरवरी, चौथा 23 फरवरी, पांचवा 27 फरवरी, छठा 3 मार्च और 7वां 7 मार्च। ये यूपी का चुनाव का प्लान है। यूपी के चुनाव की खास बात यह है कि यह पश्चिम से शुरू होगा और पूरब की ओर जाएगा। जैसे कि 2017 में हमने देखा था ठीक कि गाजियाबाद नोएडा से शुरू होता है, मेरठ से, और अंत में जाके ये खत्म होता है बनारस पर। अगर आप यूपी के नक्शे को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। लगभग 2017 के इलेक्शन शेड्यूल की तरह ही इस बार का चुनावी कार्यक्रम मोटा मोटी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में समझ में आ रहा है यूपी के मद्देनजर में। पंजाब, जो कि एक और बड़ा क्रूशल स्टेट है, वहां पर 1 चरण में ही मतदान होगा और वो 14 फरवरी की तारीख है। यानी जब यूपी का दूसरे चरण का मतदान चल रहा होगा, उस दिन पंजाब में एकमात्र चरण का कुल 117 विधानसभा सीटों के लिए पोलिंग चल रही होगी। उत्तराखंड में भी 14 फरवरी को ही पोलिंग होगी और गोवा में जो 40 सीटें हैं उसमें भी 14 फरवरी को ही पोलिंग होगी। यानी दूसरा चरण के मतदान के दौरान यूपी की सीटें के अलावा पंजाब की पूरी विधानसभा, उत्तराखंड की पूरी विधानसभा और गोवा की पूरी विधानसभा, ये दूसरे चरण के मतदान के साथ 14 फरवरी को इलेक्शन का काम खत्म हो जाएगा। अब बचा 5वां राज्य, जो कि मणिपुर का है। मणिपुर नॉर्थ ईस्ट का राज्य है, सेंसिटिव राज्य है, इसीलिए वहां 2 चरणों में मतदान हो रहा है। छोटी असेंबली है, लेकिन तब भी चुनाव आयोग ने 2 चरण में मतदान कराने का फैसला किया है। मणिपुर में 27 फरवरी और 3 मार्च, यानी 5वां और 6वां फेज जो है, उसमें यूपी के साथ मणिपुर में ये विधानसभा चुनाव किए जाएंगे। तो ये तो हो गया इलेक्शन का शेड्यूल। 10 फरवरी को पहला चरण है और 10 मार्च को नतीजे आएंगे। 5 साल पहले 11 मार्च को आए थे, इस बार 10 मार्च को आ रहे हैं। 5 साल पहले चुनावों की तारीखों का ऐलान 4 जनवरी को हुआ था, इस बार 8 जनवरी को हुआ है। तो इलेक्शन का शेड्यूल लगभग 5 दिनों के लिए चुनाव आयोग ने छोटा कर दिया है 2017 के मुकाबले। इसके लिए भी चुनाव आयोग बधाई का पात्र है। वो इसलिए मैं आपको बधाई कह रहा हूँ बार बार कि एक तो शेड्यूल छोटा कर दिया, तो प्रचार के लिए जो भीड़ भाड़ होती है वो दिन कम हो गए, और साथ साथ चुनाव आयोग ने जो कोविड प्रोटोकॉल के बारे में बातें कही हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एबीपी न्यूज़, आपको याद होगा, बीते करीब 3 हफ्तों से ज़्यादा समय से ये कैंपेन चला रहा है, ये मुहिम चला रहा है कि कोविड का समय है, तीसरी लहर आ रही है, बच के चुनाव होना चाहिए। तो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने बहुत साफ कहा कि 15 जनवरी तक
चुनाव प्रचार के हर कार्यक्रम पर रोक लगेगी, यानी ना रैली होंगी, ना रोड शो होंगे, ना पद यात्रा होंगी, ना बाइक शो होगा, ना साइकिल शो होगा। किसी भी तरह के भीड़ वाले आयोजन को 15 जनवरी तक के लिए रोक लगा दी है। 15 जनवरी यानी एक ही हफ्ते का समय हुआ। चुनाव आयोग ने कहा कि हम 15 जनवरी को फिर रिव्यू करेंगे कि इस प्रतिबंध को आगे बढ़ाया जाना है या नहीं बढ़ाया जाना है, और ये फैसला होगा कोविड के प्रोटोकॉल, कोविड के हालात को देखते हुए इन 5 राज्यों में। The Commission has decided that no road show, padyatra, cycle, bike vehicle rally and procession shall be allowed till 15th January 2022. Commission shall subsequently review the situation and issue further instructions accordingly. Similarly, no physical rally of political parties or probable candidates or any other group related to election shall be allowed till 15th January. Commission shall subsequently review the situation considering the situation of the pandemic and issue further instructions accordingly. तीसरी बात जिसके लिए चुनाव आयोग बधाई का पात्र है वो ये, जब रैलियों की परमिशन अगर चुनाव आयोग आगे जाके देता है तो रैली में इकट्ठे होने वाली भीड़ की संख्या को नियंत्रित करने का अधिकार स्थानीय एसडीएम को दे दिया गया है। यानी एसडीएम तय करेगा कि अगर इंडोर रैली है या आउटडोर रैली है, कितनी बड़ी जगह है, उसमें कोविड के नियमों का पालन करते हुए, यानी सामाजिक दूरी का पालन हो, उसमें मास्क हो, उसमें सैनिटाइजर हो, ये सब चीज़ें उस राजनीतिक पार्टी को उपलब्ध करानी होगी जो ये रैली कर रहा होगा। चौथी बात जो चुनाव आयोग ने कही वो ये कि अगर कहीं भी कोविड के नियमों का उल्लंघन होते पाया गया किसी भी पार्टी के लिए, किसी भी पार्टी के द्वारा, तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की जो धाराएं हैं उसके तहत स्थानीय इलेक्शन कमिश्नर उस पर कार्रवाई करेगा। यानी जो स्थानीय डीओ होंगे, इलेक्शन ऑफिसर्स होंगे, वो राजनीतिक पार्टियों पर, उनके कैंडिडेट पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई कर सकते हैं, चुनाव लड़ने से रोकने तक की कार्रवाई कर सकते हैं, क्योंकि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट बहुत ही कड़ा है। अब ये उम्मीद करनी चाहिए इन अच्छी बातों को करने के साथ जब चुनाव आयोग के हाथ में, मुख्य चुनाव आयोग के हाथ में सारी की सारी इन 5 राज्यों की चीज़ें उसके कंट्रोल में आ गई हैं, तो वो सख्ती से इन नियमों का पालन ज़रूर करवाएगा ताकि कोविड ना फैले, ताकि तीसरी लहर से कोई बड़ा जान माल का नुकसान ना हो। बीती फरवरी, मार्च, अप्रैल का महीना बहुत ही खतरनाक था 2020 का। इस बार चुनाव है फरवरी मार्च में, वैसी चीज़ें रिपीट नहीं होनी चाहिए। दारोमदार चुनाव आयोग का है, चुनाव आयोग के अधिकारियों का है। इसीलिए बार बार मैं कह रहा हूँ, नियम अच्छे बना दिए गए हैं, कोविड से रोकने के लिए अच्छी कोशिश की गई है, पर पालन भी कराना होगा, और जो पालन ना करे, चाहे वो कितना ही बड़ा नेता क्यों ना हो, उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए चुनाव आयोग को। आज तो भरोसा दिया है मुख्य चुनाव आयुक्त ने, उम्मीद करता हूं कि वो अपने शब्दों पर कायम भी रहेंगे। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इस चुनाव से पता लग रही है वो चुनावों में अपराधीकरण को कैसे रोका जाए, उसको लेके एक बहुत ही सराहनीय पहल आयोग ने की है। इसके लिए आयोग बधाई का पात्र है, और वो ये, अभी तक तो कैंडिडेट को एफिडेविट देना पड़ता था कि उस पर कोई क्रिमिनल केस चल रहा है, तो कौन सा चल रहा है, क्या मामला है, उसकी क्या स्थिति है। अब चुनाव आयोग को राजनीतिक पार्टियों को बताना होगा कि वो किसी आपराधिक मुकदमे में फंसे व्यक्ति को टिकट क्यों दे रहे हैं, उसकी ज़रूरत क्या है। यानी चुनाव आयोग राजनीतिक पार्टियों से, उनके आकाओं से पूछ सकता है कि आपने किसी बाहुबली को, दबंग को, जिसको आपने टिकट दिया, वो क्यों दिया है। चुनाव आयोग क्या कार्रवाई करेगा ये उसने साफ नहीं किया, पर ये पूछ सकता है, यानी शेम कर सकता है, नेम एंड शेम। अगर कोई पार्टी किसी दबंग को, किसी अपराधी को टिकट देती है, तो कम से कम चुनाव आयोग उससे नोटिस देकर, उससे बात करके पूछ सकता है कि आपने ऐसा क्यों किया, और उसके बाद राजनीतिक पार्टी को यह सफाई देनी पड़ेगी कि उसने उस व्यक्ति को टिकट क्यों दिया। अभी तक तो व्यक्ति पे था, अब राजनीतिक पार्टियों पे आ गया है। इसके साथ साथ एक और अच्छी बात की है इसी से जुड़ी हुई, हर राजनीतिक पार्टी को अपने होम पेज पर, अपनी वेबसाइट के होम पेज पर बताना पड़ेगा आपराधिक छवि के लोगों को टिकट कितनों को दिया और क्यों दिया। ये भी बहुत ज़रूरी कर दिया है। Candidates
with criminal antecedents are required to publish information in this regard in newspaper and through television channels on 3 occasions during the campaign period. Besides this, it is also mandatory for political parties to upload on their website at the home page detailed information regarding individuals with pending criminal cases who have been selected as candidates. Along with the reasons, the political party will have to give the reasons as to why this particular candidate has been selected and no candidate without any criminal antecedent was selected, and benevolity is not the criteria for the same. And the details will be published within 48 hours of the selection of the candidate and not prior to 2 weeks before the first date of filing of nomination as was done earlier. The details of such candidates will also be available on Know Your Candidate, that is an app developed by the ECI. और तीसरी चीज, चुनाव आयोग ने एक ऐप डिजाइन किया है, उसका नाम दिया गया है नो योर कैंडिडेट, यानी अपने प्रत्याशी को जानिए, अपने कैंडिडेट को जानिए। नो योर कैंडिडेट में उस प्रत्याशी ने अपने बारे में जो चीज़ें कही होंगी एफिडेविट में, वो डेटा पड़ा होगा। यानी कोई भी व्यक्ति अपने मोबाइल फ़ोन से, अपने लैपटॉप से, अपने कंप्यूटर से जाके जान सकता है अपने प्रत्याशी के बारे में कि उस पर कोई आपराधिक मुकदमा है या नहीं है तो वो कौन सा है। इन तमाम पहलों के लिए जो पहल की गई है आयोग की तरफ से, अपराधियों को रोकने के लिए, उनको डिस्करेज करने के लिए, कोविड प्रोटोकॉल का नियम पालन करने के लिए, चुनाव की दायरा 5 दिन छोटा कर देने के लिए, इसीलिए मैंने कहा कि आज के इलेक्शन शेड्यूल से जो अनाउंस हुआ है उसके लिए चुनाव आयोग बधाई का पात्र है। पर चुनाव आयोग, हमने देखा है, और ये सवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा भी गया कि मान लीजिए 15 जनवरी के बाद कोविड को लेकर सिचुएशन और ख़राब हो जाती है, इन 5 राज्यों में हालात और ख़राब हो जाते हैं, केसेस बढ़ जाते हैं, जैसा कि तमाम डॉक्टर्स, एक्सपर्ट्स और वैज्ञानिक कह रहे हैं कि जनवरी फरवरी में पीक आ जाएगी। तो अगर पीक आ रही है तो उस वक्त में क्या चुनाव टाले जाएंगे? क्या ये बड़ा कदम चुनाव आयोग ले सकता है? ये सवाल पूछा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस के बिल्कुल आखिर में किसी पत्रकार के द्वारा। तो मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि आप वेट करिए, हम हर चीज़ पर नज़र रखे हुए हैं, यानी उन्होंने इनकार नहीं किया। तो चुनाव टालने तक के बारे में, कोविड की वजह से अगर हादसे बढ़ते हैं, लोग बाग हताहत होते हैं, वोटरों पर उल्टा असर पड़ता है, तो चुनाव आयोग इनकार नहीं कर रहा है। वो ये इशारा कर रहा है, इस चीज़ को खुले में उसने छोड़ दिया है कि वो चुनावों को रद्द करा सकता है या आगे पोस्टपोन कर सकता है। और ये अधिकार चुनाव आयोग के पास है कि वो 6 महीने तक, जब भी कोई विधानसभा या संसद या लोकसभा का गठन होना होता है, उसके 6 महीने पहले और 6 महीने बाद तक वो चुनावों को मुलतवी कर सकता है हालात को देखते हुए। और ये पेंडेमिक का वक्त है, महामारी का वक्त है, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत चुनाव कराए जा रहे हैं, तो ये अधिकार चुनाव आयोग के पास है। ज़रूरत पड़ने पर वो चुनावों को आगे टालने के बारे में भी सोच सकता है, जो कि एक अच्छा कदम है। हालांकि चुनाव ना टले, डेमोक्रेसी में ये कोशिश होनी चाहिए। इसके साथ साथ चुनाव आयोग ने एक और महत्वपूर्ण बात की, और वो ये कि उसने डिजिटल रैलियों को प्रमोट करने की बात की है। उसने कहा राजनीतिक पार्टियों से कि आप ई-रैली, डिजिटल रैली निकालिए, टीवी के ज़रिए प्रचार करिए, दूरदर्शन के ज़रिए प्रचार करिए, और उसके लिए चुनाव आयोग उसके साथ मदद करने को भी तैयार है। एक मीडिया चैनल में काम करने के नाते मैं एबीपी न्यूज़ की तरफ से भी तमाम साथियों को ये कह सकता हूँ कि हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स भी राजनीतिक पार्टियों के लिए उपलब्ध हैं। अगर वो एबीपी न्यूज़ के ज़रिए, एबीपी लाइव के ज़रिए, हमारे किसी भी प्लेटफॉर्म के ज़रिए प्रचार करना चाहते हैं तो हमारे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे कुछ नियम कायदे, उनके तहत उनको काम करना होगा, और हम अपने प्लेटफॉर्म के ज़रिए भी उनकी रैलियों को वेबकास्ट कर सकते हैं, लाइव कास्ट कर सकते हैं वो। और ये ऑफ़र हर राजनीतिक पार्टी के लिए है 5 राज्यों में, क्योंकि एबीपी न्यूज़ की पहल, एबीपी लाइव का जो पहुँच है वो करोड़ों अरबों लोगों तक है, और इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इस प्लेटफॉर्म का आप फ़ायदा उठा सकते हैं। और शायद यही मंशा चुनाव आयोग की भी है, इसीलिए रैली पर रोक लगाई गई है, पदयात्रा पर, रोड शो पर रोक लगाई गई है, जहां पर बड़ी संख्या में भीड़ इकट्ठी हो रही है, और ये भीड़ कोविड के पनपने का, कोरोना के फैलने का बहुत बड़ा कारण बन जाती है। ये तो ही बात चुनाव आयोग की। अब एक राजनीतिक बात कर देता हूँ। चुनाव आयोग ने कहा है अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि वो सोशल मीडिया पर नज़र रखेगा, कैंडिडेट के भी, पार्टियों के भी,
और उनके समर्थकों पर भी, लोगों पर भी, कि सोशल मीडिया के ज़रिए कोई चुनावों को खराब करने की कोशिश तो नहीं कर रहा है, सांप्रदायिक तौर पर माहौल को बिगाड़ने की कोशिश तो नहीं कर रहा है। हेट स्पीचेस जो नेता देते हैं, घृणा फैलाने वाले, नफरत फैलाने वाले, उन पर भी चुनाव आयोग कड़ी नज़र रखेगा। मैं ये हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ चुनाव आयोग के तमाम अधिकारियों से, आला से लेकर और जो ज़मीन पे काम कर रहे हैं उन तक, कि ऐसे नेता, ऐसी पार्टियों पर कार्रवाई ज़रूर करें जो हेट स्पीच की बात करता हो, जो चुनावों में वैमनस्यता फैलाने की बात करता हो, जो चुनावों में समाज को, वर्ग को धर्म जाति के नाम पर बांटने की बात करता हो। और अब से चुनाव आचार संहिता इसी वक्त से इन 5 राज्यों में लग चुकी है। चुनाव आयोग के हाथ में कमान आ चुकी है। आपको याद होगा टी.एन. शेषन का ज़माना, आपको याद होगा जे.एम. लिंगडो साहब का चुनाव आयोग के तौर पर कार्यकाल। उस तरह के चुनाव आयोग को कैलिबर और हिम्मत दिखाना होगा। चुनाव आयोग तो सुशील चंद्रा की टीम को, अगर वो वाकई में फ्री और फेयर इलेक्शन करा सके इन 5 राज्यों में इस कोविड काल में, तो वो उनके लिए न सिर्फ बहुत बधाई के पात्र होंगे, बल्कि देश के लिए भी बहुत अच्छा और साफ संदेश जाएगा कि दुनिया के लोग इस बात को पहचानेंगे कि भारत का जो चुनाव आयोग है, भारत की जो चुनावी प्रक्रिया है, वो वाकई में दुनिया में उसका कोई सानी नहीं है। धन्यवाद। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।